हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी नेट अचीव पे। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। हमने परिवार जो सामाजिक संस्था है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले 2 वीडियो बना दी हैं, अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। परिवार का अर्थ, परिवार की परिभाषा, विशेषताएं और परिवार की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है उसके बारे में वीडियो बना चुकी हैं। और आज जो हम पढ़ाने वाली हूँ वो है परिवार के प्रकार। समाजशास्त्री जो दृष्टिकोण से परिवार के हम प्रकार पढ़ने वाले हैं। संसार के जो विभिन्न क्षेत्र हैं, अलग अलग समाज हैं, उन सब में परिवार जो है वो पाया जाता है, अलग अलग रूप में पाया जाता है। उसका परिवार का जो स्वरूप है उसमें भिन्नता दिखाई देती है। परिवार के स्वरूप में विभिन्नता दिखाई देती है, लेकिन वो प्रत्येक समाज में पाया जाता है, चाहे वो आधुनिक समाज हो, प्राचीन समाज हो, शहरीकरण जहाँ पे शहर है वहाँ पे हो, गांव में हो। समाज में जो परिवार है वो सबसे छोटी इकाई होती है, एक आधारभूत मौलिक इकाई होती है, वो प्रत्येक समाज में पाई जाती है। और जो इसके विभिन्न स्वरूप होते हैं परिवार के, उसका कारण है भूगोलिकता के कारण, आर्थिक कारण, सांस्कृतिक कारण। ये सारी जो परिस्थितियाँ अलग अलग होती हैं, इन परिस्थितियों के कारण परिवार का जो स्वरूप है वो अलग अलग होता है। मानव समाज के विकसित होने के साथ साथ विभिन्न प्रकार की जो अलग अलग प्रकार के पारिवारिक जो व्यवस्थाएं हैं उनका अस्तित्व भी सामने आता है। परिवार के इन विभिन्न प्रकारों को हम जो वर्गीकरण किया है उसके बारे में समझेंगे। तो परिवार क्या है? एक सबसे छोटी एक मूलभूत इकाई है जो कि समाज की संरचना को बनाए रखती है। समाज की जो संरचना है, समाज जो रिश्ते संबंधों से बना हुआ समाज है, क्रियाओं से, तो उन सब में जो भी संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं में जो परिवार है वो सबसे एक केंद्रीय स्थिति में है। जो परिवार है वो एक मौलिक इकाई है। जैसे घर का निर्माण होता है तो घर के निर्माण में ईंट या पत्थर का जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, वैसे ही परिवार समाज में एक महत्वपूर्ण तत्व है। परिवार से मिलकर समुदाय बनता है और समुदायों से मिलकर समाज बनता है। जो परिवार का वर्गीकरण है, परिवार जो बांटे हैं किस आधार पे हम समझेंगे। पहले है निवास के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस, उनके निवास स्थान के आधार पे परिवार को बांटा है। पहला है पितृस्थानीय परिवार, पैट्रिलोकल फैमिली। यदि विवाह के बाद जो पत्नी अपने पति तथा पति के माता पिता के घर में जब शादी करने के बाद वो वहाँ पे रहने लगती है तो उसको पितृस्थानीय परिवार कहते हैं। जैसे जो हमारी सोसाइटी में होता है कि जब लड़की की शादी होती है, स्त्री की जब शादी होती है तो वो ससुराल में चली जाती है, मतलब पति के घर में जाती है, पति के माता पिता के घर में। वहाँ पे अगर जाके रहती है तो कौन सा परिवार है? पितृस्थानीय परिवार। ऐसा परिवार जो आजकल का जो परिवार पाए जाते हैं, हिंदुओं में होता है, मुसलमानों में भील, खड़िया और कई पितृवंशीय परिवारों में इस तरह की प्रथा पाई जाती है जो कि पितृस्थानीय परिवार कहलाते हैं। मातृस्थानीय परिवार, मैट्रिलोकल फैमिली। इसके विपरीत जो हमने पितृस्थानीय परिवार की बात की है, ये उसका उल्टा है। इसमें जब शादी होती है, पति पत्नी जब शादी के बाद माता पिता के निवास स्थान पे रहने लगे, जो पत्नी है उसके माता पिता के स्थान पे, मतलब घर जवाई, जैसे हम बोलते हैं कि वो घर जवाई है, तो ये जो प्रथा है ये कौन सी है? मातृस्थानीय। मतलब पत्नी जब व्यक्ति की शादी होती है तो वो अपनी पत्नी के घर में रहता है, पत्नी के जो माता पिता हैं उनके घर में उसका निवास स्थान होता है, वो वहाँ पे रहने लगता है। मातृस्थानीय परिवार, जो निवास स्थान के आधार पे परिवार का वर्गीकरण किया है। जब
जब पिता के घर में, जब लड़की पिता उसके पति के, अपने पति के घर में जाती है, उसके माता पिता के घर में जाती है, तो वो पितृस्थानीय। जब जो पति है वो पत्नी के माता पिता के घर में निवास स्थान वहाँ पे रहता है, तो मातृस्थानीय परिवार है। ऐसे जो परिवार हैं वो मालाबार के, जो मालाबार है, मालाबार के नायर और खासी गारो जनजातियों में देखने को मिलते हैं। जो मातृस्थानीय परिवार हैं नायर, खासी, गारो जनजातियों में देखने को मिलते हैं। नवस्थानीय परिवार, जब परिवार में पति पत्नी विवाह के बाद ना तो वो जो पति के पति पक्ष है उनके साथ जाते हैं उनके घर में, उनके जो पति के माता पिता के घर में, ना ही पत्नी के माता पिता के घर में जाते हैं, बल्कि वो अपना एक नया घर, अलग से घर लेके रहते हैं, घर बना के रहते हैं, जहाँ उनको गिफ्ट में दिया जाता है, वो नए घर में रहते हैं। लड़का भी अपने माता पिता को छोड़ता है, लड़की भी अपने माता पिता को छोड़ती है, तो वो दोनों ही एक अलग से नया घर में रहते हैं। जो नए घर में रहना है वो क्या है? नवस्थानीय परिवार। मातृ पितृ स्थानीय परिवार, पितृस्थानीय परिवार के ही एक भिन्न रूप को प्रोफेसर मर्डॉक ने मातृ पितृ स्थानीय परिवार कहा है। जो पितृस्थानीय परिवार है उसका एक अलग रूप जो है वो अलग से रूप बताया है मर्डॉक ने। जो नव दंपति है, जो नया नया शादी हुई है, जिनके नव दंपति कुछ समय के लिए पत्नी के घर, पत्नी के माता पिता के साथ रहते हैं। जो पति है वो पहले पत्नी के माता पिता के साथ पत्नी के घर में रहता है, कुछ समय बाद फिर वो स्थायी रूप से अपने माता पिता के घर में रहता है। लड़की जो है वो अपने पति के घर में जाके स्थायी निवास के तौर पे रहते हैं। ये एक पितृस्थानीय परिवार ही है, लेकिन शुरुआत में थोड़े वक्त के लिए जो पत्नी है उसके माता पिता के साथ रहते हैं। तो ये कौन सा परिवार है? मातृ पितृ स्थानीय परिवार। ये प्रोफेसर मर्डॉक ने बताया है। मातुल स्थानीय परिवार, अवलोकन फैमिली, जब विवाहित दंपति पति के माँ के भाई, जब जिस व्यक्ति की शादी हुई है वो अपनी माँ के जो भाई अपने मामा के घर में उनके साथ रहता है, उनके सानिध्य में, उनके संरक्षण में रहता है, तो ऐसे परिवार को मातुल स्थानीय परिवार कहते हैं। भांजा जो है वो मामा के घर में रहता है, तो ऐसे परिवार को मातुल स्थानीय परिवार कहते हैं। ये जो परिवार हैं, इस तरह के परिवार भौगोलिक वितरण के कारण सीमित होते हैं। ट्रोबियान द्वीपवासियों में यह प्रथा पाई जाती है। मातुल स्थानीय परिवार की जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था कहाँ पाई जाती है? ट्रोबियान द्वीपवासियों में। जो दंपति शादी करके जब जाता है तो वो अपनी माँ के घर जाता है। माँ का जो भाई है उसके घर में, मामा के घर में रहता है। द्विस्थानीय परिवार, ड्यूलोकल फैमिली, कुछ स्थानों पे ऐसे भी परिवार है जहाँ विवाह के बाद पति पत्नी अपने अपने जन्म के परिवारों में ही रहते हैं, बल्कि ये किसी के घर में भी नहीं जाते। जब पति पत्नी जब शादी होती है तो वो किसी के भी घर में नहीं जाते, पत्नी अपने ही घर में रहती है और जो पति है वो अपने घर में रहता है। तो सिर्फ जब रात को पति जो है वो रात को अपनी पति के घर में आता है, परंतु दिन के समय वो अपने अपने घर में रहता है। पति अपने घर में रहता है अपने माता पिता के, और पत्नी अपने माता पिता के घर में रहती है। ये कौन सा परिवार है? द्विस्थानीय परिवार। हमने निवास स्थान के आधार पे 4 जो परिवार पढ़े हैं, कौन कौन सा है? पितृस्थानीय परिवार, मातृस्थानीय परिवार, नवस्थानीय परिवार, जो ना लड़की अपने माता पिता के साथ रहती है ना लड़का, ये जबकि नया घर बनाते हैं, नया घर में रहते हैं। मातृ पितृस्थानीय परिवार है, कुछ टाइम के लिए पहले लड़की के माता पिता के साथ रहते हैं, बाद में लड़के के फैमिली के साथ रहते हैं। मातुल स्थानीय परिवार, जहाँ पे लड़का जब शादी करके आता है तो वो अपने मामा के घर में रहते हैं। द्विस्थानीय परिवार, यहाँ पे ये दोनों ही अपने अपने परिवार में रहते हैं, अपने अपने माता पिता के पास रहते हैं। जो पति है वो रात के समय पत्नी के घर जाता है,
दिन के समय वो अपने अपने घर में रहते हैं। ये जो परिवार है द्विस्थानीय, ये लक्षद्वीप, केरल जनजातियों में पाया जाता है। आगे है वंश नाम के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ लीनेज। पितृवंशी जो परिवार है, ऐसे परिवार वंश परंपरा के नाम से चलती है। जो परंपरा चलती आ रही है, ये वंश परंपरा पिता के नाम से चलती है। जो पितृवंशी है वो वंश परंपरा पिता के नाम से आगे बढ़ती रहती है। पुत्रों को पिता का वंश नाम प्राप्त होता है। पितृवंशी परिवार या पितृसत्तात्मक भी होता है। परिवार की जो संपत्ति है उसका नियंत्रक कौन होता है? पिता होता है। परिवार की संपत्ति का नियंत्रक पिता होता है। बच्चों का पिता की संपत्ति पर अधिकार होता है। जो पिता की संपत्ति होती है उस पर बच्चों का अधिकार होता है और माता का अधिकार उस संपत्ति पर नहीं होता। हिंदुओं में जो परिवार की जो पितृवंशीय परिवार है, इस तरह की व्यवस्था पाई जाती है। मातृवंशीय परिवार, मैट्रिलिनियल फैमिली, ऐसे परिवार में वंश परंपरा माता के नाम से होती है। पितृवंशीय परिवार में पिता के नाम से, मातृवंशीय परिवार में माता के नाम से। और माँ से जो पुत्रियाँ होती हैं उनको वंश नाम मिलता जाता है। पुत्रियों को वंश नाम मिलता है। मातृवंशी परिवार में यह आवश्यक नहीं है कि यह मातृसत्तात्मक भी हो, जो सत्ता है वो मातृसत्तात्मक हो। ये सिर्फ वंश परंपरा जो है वो लड़कियों के नाम होती है। इनमें संपत्ति केवल माता के द्वारा ही हस्तांतरित होती है। माता के पास जो संपत्ति है वो खुद ही ट्रांसफ़र करती है और उसकी जो उत्तराधिकारी होती हैं वो महिला ही होती हैं। उस संपत्ति के उत्तराधिकारी उसकी लड़कियां ही होती हैं। चाहे उस संपत्ति का जो नियंत्रण है वो चाहे पुरुष ही क्यों ना करता हो, जो संपत्ति उस माता के नाम है उस संपत्ति को वो खुद ही ट्रांसफ़र करती है लड़कियों के नाम। लेकिन चाहे वो उस जो संपत्ति है उसका नियंत्रण चाहे पुरुष ही करता हो। और ये जो प्रथा है ये गारो जनजाति में पाई जाती है। इसमें उसका जो माता और उसके भाई का प्रभुत्व होता है। उस परिवार में माता और उसके भाई का ही प्रभुत्व होता है। उभयवाही परिवार, कुछ परिवारों में वंश परिचय वंशानुगत ना होकर सभी निकट संबंधियों पर समान रूप से निर्धारित होता है। कुछ ऐसे परिवार होते हैं जिनमें परिचय जो उनका वंश क्रम से होता है वो वंशानुगत नहीं होता, बल्कि जो निकट के संबंधी होते हैं उसमें समान रूप से निर्धारित होता है। ऐसे समाजों में पैतृक और मातृक दोनों वंशनाम परंपराएं साथ साथ चलती हैं। जो पिता पैतृक वंश से संबंधित है वो भी साथ में चलता है और मातृवंशी, दोनों को ही इम्पोर्टेंस मिलती है। इन परिवारों में एक व्यक्ति अपने दादा दादी एवं नाना नानी चारों संबंधियों से समानतः संबंधित रहता है। पितृवंशी परिवार में पिता के वंश से चलता है। मातृवंशी परिवार में माता के वंश से। उभयवाही वंश मतलब दोनों ही जो दोनों परिवार हैं दोनों समान रूप से उनसे संबंधित है। द्विनामी परिवार, ऐसे परिवारों में एक व्यक्ति एक ही समय में अपने दादा और नानी, दादा जो अपना पिता का पिता है, दादा और नानी से संबंध रहता है। इसमें जो दो संबंधी हैं जिनका उनको छोड़ दिया जाता है, एक दादी और नाना को, दादी और नाना को छोड़ दिया जाता है। दादी और नाना को छोड़ दिया जाता है। द्विनामी जो परिवार हैं इसमें व्यक्ति एक समय में दादा और नानी से संबंध रखता है। आगे है अधिकार के आधार पर सत्ता। अधिकार के आधार पर जो परिवार हैं, जो सत्ता जिनके पास है, पितृसत्तात्मक परिवार पैट्रियार्कल फैमिली, जब सत्ता पुरुष या पिता के हाथों में होती है, यानी इस तरह के परिवार में पति या पिता परिवार का क्या होता है, कर्ता होता है, उसमें पुरुष प्रधान होता है। तो ऐसे जो पितृसत्तात्मक परिवार हैं वो खरिया, भील, संथाल, मूरिया तथा अंगामी, नागा, इस तरह के परिवार पितृसत्तात्मक परिवार हैं। ये इस परिवार का जो उदय है वो निजी संपत्ति के विकास के कारण हुआ। जब व्यक्ति के पास अपनी संपत्ति का संरक्षण वो खुद व्यक्ति करने लगा तो फिर इससे धीरे धीरे इस परिवार का जो है विकास हुआ, पितृसत्तात्मक का।
परिवार का यह रूप अभी सभी आधुनिक समाजों में देखा जाता है, किंतु वर्तमान में कानूनों ने पिता के जो अधिकार हैं उन पे प्रहार भी किया है, समाज में उन्हें थोड़ा सा सीमित कर दिया है। मातृसत्तात्मक परिवार, मैट्रियार्कल फैमिली, जब सत्ता स्त्री वर्ग के हाथों में होती है, पितृसत्तात्मक में पिता वर्ग के हाथ में, और जो मातृसत्तात्मक परिवार है वहाँ पे सत्ता माता के हाथ में होती है। ऐसे परिवारों में यह अंतर होता है कि पुरुष जो है सदस्य पिता से संबंधित नहीं होते, जो पुरुष वो माता से संबंधित होते हैं, जैसे मामा, भांजे। ऐसे परिवार में पुत्र संपत्ति का अधिकारी नहीं होता, बल्कि माता का जो भाई है। मातृसत्तात्मक में परिवार में जो संपत्ति है, जो माता के नाम की जो संपत्ति है वो भाई और बहन, उस लड़के के नाम भांजा जो है संपत्ति का उत्तराधिकारी होता है। ये जो परिवार है ये खासी, गारो और नायर मातृसत्तात्मक परिवार हैं। मालाबार के जो नायर हैं वो भी मातृसत्तात्मक परिवार है। ये जो पितृसत्तात्मक परिवार है वो कौन है? खरिया, बील, संथाल, मुरिया। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है पितृसत्तात्मक परिवार। जैसे पूछ लिया जाएगा कि खरिया परिवार जो है वो मातृसत्तात्मक है या फिर पितृसत्तात्मक, तो खरिया, बील, संथाल जो मुरिया है वो पितृसत्तात्मक परिवार है। मातृसत्तात्मक परिवार है खासी, गारो, नायर। मालाबार के जो नायर हैं वो भी मातृसत्तात्मक परिवार है। वो मातृसत्तात्मक परिवार को तारवाड़ कहते हैं। ये एग्ज़ाम में पूछा भी गया है, यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में पूछा गया है। जो मातृसत्तात्मक परिवार है उसको वो तारवाड़ कहते हैं। तारवाड़ में एक स्त्री के कई पीढ़ियों के वंशज रहते हैं। सभी जो रक्त संबंधी सदस्य होते हैं वो इसमें रहते हैं। तारवाड़ में कोई भी विवाह संबंधी इसमें नहीं रहता, रक्त संबंधी सदस्य होते हैं सारे इसमें। तारवाड़ की जो संपत्ति है वो किसी में भी बांटी नहीं जाती, मतलब वो सभी का समान रूप से उस पर अधिकार होता है। और जो संपत्ति का प्रबंधक होता है वो होता है कर्णवान। कर्णवान कहलाता है। संपत्ति का जो रखवाला, जो संरक्षक होता है वो कर्णवान होता है। ये मालाबार के नायर में मातृसत्तात्मक परिवार होता है और वो इस मातृसत्तात्मक परिवार को तारवाड़ कहते हैं, जो कि रक्त संबंधी सदस्य होते हैं। और इसमें जो कर्णवान है वो सबसे वृद्ध व्यक्ति होता है, जो सबसे बड़ा व्यक्ति होता है परिवार का, वही इस संपत्ति का संरक्षक होता है। और इसमें मामा से जो उत्तराधिकार बनता है वो मामा से भांजा उसका उत्तराधिकारी बनता है। और आधुनिक युग में प्रोफेसर कबाड़िया कहते हैं कि जो आधुनिक युग में तारवाड़ है उसके स्थान पे अब तवाजी का विकास हो रहा है। इस पारिवारिक इकाई को तवाजी के नाम से जाना जा रहा है। आगे है उत्तराधिकारी के आधार पर परिवार का प्रकार, ऑन द बेसिस ऑफ सक्सेशन। पितृमार्गी परिवार, ऐसे परिवार में उत्तराधिकार के जो नियम हैं वो पितृपक्ष के आधार पर तय किए जाते हैं। जो नियम परंपराएं जो उनको नियम फॉलो करने हैं वो पितृसत्तात्मक परिवार के आधार पर ही होते हैं। और मातृमार्गी परिवार हैं उसमें जो नियम हैं वो मातृपक्ष के आधार पर तय किए जाते हैं। आगे है विवाह के आधार पर परिवार। विवाह के आधार पर एक विवाही परिवार, जब एक पुरुष एक से विवाह करता है तो ऐसे विवाह से बने जो परिवार हैं वो एक विवाही परिवार कहलाता है। जब एक स्त्री एक पुरुष जब शादी करते हैं, जो आधुनिक समाज में जिस तरह का विवाह प्रचलित है वो एक विवाही परिवार है। संथाल, कादर, खासी एक विवाही परिवार हैं। संथाल, कादर, खासी, हो एक विवाह परिवार के उदाहरण हैं। बहुविवाही परिवार, पॉलीगैमस फैमिली, जब एक पुरुष का एक से अधिक स्त्रियों से या फिर एक स्त्री का एक से अधिक पुरुषों के साथ विवाह होता है तो ऐसे परिवार को बहुविवाही परिवार कहा जाता है। ये बहुविवाही परिवार जो है वो दो तरह के होते हैं। बहुपत्निक परिवार, पॉलीगैमस फैमिली, जब एक पुरुष एक से अधिक स्त्रियों के साथ विवाह करता है ऐसे परिवार में एक पुरुष की एक से अधिक पत्नियां होती हैं। हिंदुओं में नहीं बल्कि ये मुसलमानों में ऐसी जो प्रथा है वो पाई जाती है।
भारत की जो नागा, बैगा तथा गोंड जनजातियां हैं उसमें बहुपत्नी परिवार जो है वो पाया जाता है। बहुपतिक परिवार, पॉलीएंड्रीज फैमिली, जब एक स्त्री एक से अधिक पुरुषों के साथ विवाह करती है तो इस विवाह के आधार पर बने जो परिवार हैं वो बहुपति परिवार कहलाते हैं। भारत के कुछ जनजातियों में ऐसे परिवार पाए जाते हैं जो कि खस, टोंडा, कोटा, बोटा, टियान, नायर में बहुपति परिवार पाया जाता है। जो बहुपत्नी, जिसमें एक से ज़्यादा पत्नियाँ होती हैं व्यक्ति की, वो नागा, बैगा, गोंड जनजातियों में पाया जाता है। और वो जिसके ज़्यादा पति होते हैं वो खस, टोडा, कोटा, बोटा, टियान और नायर, इसमें बहुपति परिवार हैं जो पाए जाते हैं। जो बहुपति परिवार है वो भी आगे दो भागों में बांटा है, भातृक परिवार और अभातृक परिवार। जो भातृक परिवार है, भातृक परिवार ऐसा एक ही स्त्री का जो एक ही स्त्री के जो सभी पति हैं वो सब क्या होते हैं, भाई होते हैं। जैसे खस, टोडा जनजाति में पाया जाता है। जो द्रौपदी थी, द्रौपदी की जो पति हैं वो आपस में भाई हैं। तो जो भाई हैं ये भातृक परिवार बहुपति विवाह है, भातृक बहुपति परिवार व्यवस्था है, जिसमें एक स्त्री होती है, बाकी जो उसके पति हैं वो सारे भाई हैं, आपस में वो भाई हैं। और एक स्त्री का जो विवाह होता है सारे भाइयों के साथ हो जाता है। अभातृक परिवार में ये इसका उल्टा है, इसमें जो पति हैं वो सभी भाई नहीं हैं, वो अलग अलग हैं। इस प्रकार के जो परिवार होते हैं वो नायर, खस, टोडा में पाए जाते हैं। इसमें मुख्य हैं खस, टोडा में ये बहुपति जो प्रथा है वो दोनों में पाई जाती है। खस, टोडा में भातृक भी है, अभातृक भी है, लेकिन जो नायर है उसमें अभातृक वाली जो परिवार हैं वो पाए जाते हैं। नायर में अभातृक पाए जाते हैं, खस, टोडा भातृक भी होते हैं और अभातृक भी परिवार होते हैं। संख्या के आधार पर परिवार, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स फैमिली, इसमें है केंद्रीय परिवार जो कि न्यूक्लियर फैमिली है। यह परिवार का सबसे छोटा रूप होता है। ऐसे परिवार में पति पत्नी और उसके अविवाहित बच्चे होते हैं। इस प्रकार के परिवारों में अन्य रिश्तेदार नहीं होते, इसमें चाचा ताया इस तरह के रिश्तेदार नहीं होते हैं। ये आधुनिक औद्योगिक समाजों में इस तरह के परिवार पाए जाते हैं जो कि केंद्रीय परिवार है, न्यूक्लियर फैमिली है। संयुक्त परिवार, जॉइंट फैमिली, ये एक विशिष्ट रूप से भारत के हिंदुओं में पाया जाता है जिसको कि संयुक्त परिवार की संज्ञा दी है। यह रक्त संबंध, इनका आवास के एक से अधिक प्राथमिक परिवारों का संगठन होता है, जैसे माता पिता और उसके बच्चे। तो इस तरह का जैसे एक भाई है, ये एक भाई है और उसकी पत्नी है, उसके साथ में बच्चे, दूसरा भाई है, उसकी पत्नी, उसके साथ में बच्चे, तो साथ में इनके माता पिता। तो ये जो परिवार है एक संयुक्त परिवार है। सामान्यतः इस तरह के जो परिवार हैं इसमें एक से तीन या उससे अधिक पीढ़ियों के व्यक्ति रहते हैं। इरावती कर्बे ने अपनी जो पुस्तक है उसमें किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, संयुक्त परिवार की व्याख्या की है। ये बुक पूछी जाती है इरावती कर्बे की जो पुस्तक है जिसमें संयुक्त परिवार की बात की है, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया में उन्होंने इसकी परिभाषा दी है। संयुक्त परिवार उन लोगों का समूह होता है, अपनी पुस्तक में उन्होंने कहा कि जो संयुक्त परिवार है उन लोगों का समूह है जो साधारणतः एक ही भवन में रहते हैं, एक ही रसोई होती है उनकी और वहाँ पे वो भोजन करते हैं। संपत्ति के संयुक्त स्वामी होते हैं, संपत्ति पर भी उनका संयुक्त रूप से अधिकार होता है। सामान्य पूजा में भाग लेते हैं, किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे से रक्त संबंधी ज़रूर होते हैं। ये इरावती कर्बे ने अपनी पुस्तक किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया में ये परिभाषा दी है और ये परिभाषा एग्ज़ाम में पूछी भी गई है। I.P. देसाई ने सौराष्ट्र प्रांत के जो महुआ कस्बा है उसका अध्ययन किया। उसके आधार पे उन्होंने
संयुक्त परिवार को परिभाषित करते हुए कहा कि हम सभी एक हाउस होल्ड में हैं, जिसको कि हम संयुक्त परिवार कहते हैं, जिसमें एक एकाकी परिवार जो कि न्यूक्लियर फैमिली है उससे अधिक पीढ़ियों के सदस्य होते हैं। जो एकाकी परिवार है जिसमें माता पिता और उनके बच्चे, उनके जो अविवाहित बच्चे होते हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, तो वो फैमिली क्या है, न्यूक्लियर फैमिली। तो इसमें बोला कि इस तरह के और भी जो फैमिली हैं वो उसमें रहती हैं, उनके साथ रहते हैं। एक दूसरे से वो संपत्ति, आय, पारस्परिक अधिकारों, कर्तव्यों के द्वारा वो संबंधित होते हैं, उसको संयुक्त परिवार कहते हैं। नेक्स्ट है विस्तृत परिवार, एक्सटेंडेड फैमिली। जो एक्सटेंडेड फैमिली है इसमें जो विस्तारित परिवार हैं, प्रारंभिक परिवार के सदस्यों के अतिरिक्त कुछ निकट संबंधियों को भी सम्मिलित कर लिया जाता है। जो प्राइमरी संबंध के परिवार, जैसे दो भाई हैं, दो भाई हैं, इन दोनों की शादी होगी, इनके बच्चे इनके साथ रह रहे हैं, संयुक्त परिवार है। तो इसके साथ इनके और भी रिश्तेदार, जैसे इनकी जो इनकी वाइफ है, उनकी बहन, भाई, उनके साथ आके, मतलब उनसे भी जो संबंधित रिश्तेदार हैं वो भी उनके साथ में रहते हैं। तो वो फैमिली कौन सी होती है, एक्सटेंडेड फैमिली। इस प्रकार के परिवार में दो या दो से अधिक पीढ़ियां साथ रहती हैं और एक लिंग पति पत्नी की ओर से सभी विवाहित संतानों, उनके जीवन साथी तथा परिवारों द्वारा बना होता है। अगर उदाहरण लें, विस्तारित परिवार में दादा दादी, उनकी अविवाहित संतानें, विवाहित लड़के, उनके जीवन साथी और संतानें, ये सम्मिलित होते हैं। विस्तारित परिवार में संयुक्त परिवार जो है वो उसका थोड़ा सा बड़ा रूप होता है, संयुक्त परिवार का ही रूप होता है, ये थोड़ा सा बड़ा होता है। इस तरह से अभी हमने ये संयुक्त परिवार के प्रकार को पढ़ा है, जो परिवार है उसके प्रकारों को पढ़ा। ये संख्या के आधार पर थे। केंद्रीय परिवार है संख्या के आधार पर, संयुक्त परिवार है और विस्तृत परिवार है। परिवार के प्रकार पहले हमने निवास स्थान के आधार पर पढ़ा, फिर हमने वंश के आधार पर पढ़ा कि जो वंश के आधार पर परिवार को वर्गीकरण हुआ है, फिर सत्ता के आधार पर, उत्तराधिकारी के आधार पर जो उसका उत्तराधिकारी बनता है, फिर विवाह के आधार पर पढ़ा और उसके बाद हमने संख्या के आधार पर पढ़ा। हमने जो परिवार है उसके बारे में समझा है। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स।